कानून की नहीं बंदूक की चलती है बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जिस तरह से अब आए दिन लगातार हत्याएं हो रही हैं, ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जो अपराधी घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनको जो है नकेल कसने का काम नई तकनीकी के आधार पर करेंगे। बेखौफ बदमाशों ने मचाया कहर बिहार की गोली लगा। कोई शक है किसी पर कभी थ्रेट किया गया था तो किसको कहे। जिस तरह से उग्र प्रदर्शन अभी जारी है यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि लोगों का गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ते जा रहा है। 48 घंटे में 4 हत्याकांड बिहार। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हर दिन हत्याएं होती है, दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, जैसे कि कोई कानून है ही नहीं यहाँ पर। इसी स्थल पर ये घटना हुई है और जो अभी तक बात आई है कि घटना में एक असेलेंट की होने की बात है। सुशासन राज या जंगल राज बिहार। इसका तो किसी से कोई दुश्मनी था नहीं। हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि इसका कौन दुश्मन था। किसी से इसका दुश्मनी नहीं। सिंपल आदमी था, बैंक में नौकरी कर रहा था। जो भी इसमें किया है, जिस तरह का जो है मामला मतलब हुआ है, जो भी अपराधी किए हैं वो भी क्लियर होगा, क्या हथियार यूज हुआ है वो भी क्लियर होगा और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी। गणतंत्र नहीं गणराज का बोलबाला बिहार। कुछ अज्ञात अपराधी पीछे से उनको साइड लिए और उनको टेकअप करके उनको सामने में गाड़ी लगा के और उनको मारे हैं गोली। कानून व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका है, कहीं से भी कोई भी हिलडुल नहीं है। आप देख लीजिए कि रोज मर्डर हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। कानून की नहीं बंदूक की चलती है बिहार। कानून की नहीं बंदूक की चलती है, ये बिहार की नई तस्वीर है। ये तस्वीर यकीनन किसी को भी डरा सकती है। बिहार प्रशासन का कहना है कि क्राइम ग्राफ कम हुआ है, लेकिन पिछले 3 महीने में जिस तरह से बिहार के शहरों में गन कल्चर बढ़ा है और हत्याकांड हुए हैं, वो तस्वीर तो बिहार के कानून व्यवस्था की कलई खोल देती है। क्या वाकई बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें न तो खाकी से डर लगता है और न ही कानून के मुहाफिजों से? नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं सादर। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर यह प्रदर्शन है तो राजनीतिक, लेकिन बिहार की उस डरावनी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है जिसके विरोध में जमा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तांडव मचा रखा है। प्रदर्शन के दौरान बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल पिछले एक लंबे वक्त से जिस तरह बिहार के अलग अलग शहरों और इलाकों में बेलगाम अपराधी बेखौफ अंदाज में वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि बिहार में कानून राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। आलम यह है कि क्या आम नागरिक और क्या राजनीतिक नेता हर कोई बदमाशों की बंदूकों के निशाने पर है। हैरानी तो इस बात की भी है कि बिहार में अपराधियों ने दिन दहाड़े कत्लेआम का सिलसिला मचा रखा है और पुलिस क्राइम ग्राफ कम होने की बात कर रही है। नेशनल हाईवे 57 पर खड़ी एक कार के करीब लोगों की भीड़, कार के विंड स्क्रीन पर गोलियों के सुराग और कार के अंदर सीट पर बिखरा खून, टूटे कांच के टुकड़े और सड़क पर गिरे गोलियों के खोल ये बताने के लिए काफी है कि बिहार के बेखौफ बदमाश एक बार फिर दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे।
इससे पहले हम आपको इस वारदात के बारे में कुछ और बताएं, एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक गाड़ी दरभंगा के सरकारी अस्पताल में रुकती है। कुछ लोग तेजी से उसकी तरफ भागते हैं और स्ट्रेचर पर एक घायल शख्स को अस्पताल के अंदर ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गोली लगने से घायल हुए शख्स को बचा नहीं पाते। आपको बता दें कि मरने वाला शख्स इलाके की एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुशेश प्रसाद शाही थे। अपराधियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने कुशेश प्रसाद की गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद अपनी गाड़ी उनके सामने रोककर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। प्लांट पर जा रहे थे, कुछ अज्ञात अपराधी पीछे से उनको साइड लिए और उनको टेकअप करके उनको सामने में गाड़ी लगा के और उनको मारे हैं गोली, और यही दिल्ली मोड़ की तरफ वो भाग निकले। जब तक आदमी पहुंचे तब तक तो भाग चुके थे। दरभंगा पुलिस के मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अपराधियों ने कुशेश प्रसाद की हत्या क्यों की। इसलिए उसने हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना दी है, जो इस मामले की तहकीकात करेगी, और हमेशा की तरह दावा कर डाला कि वो जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। गोली मारी गई है जिससे इनकी हत्या हो गई है। एसआईटी जो है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और पुलिस जो है लग गई है। जल्द से जल्द हम लोग जो है इसमें अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करें। दरभंगा में हुए कुशेश प्रसाद हत्याकांड में एसएसपी साहिबा ने तो जांच कमेटी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बिहार पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कुशेश प्रसाद हत्याकांड को सुलझाने का दावा भी कर लिया। मृतक एक कम उम्र की महिला से जो शादी उनकी हुई थी, तो उनकी पत्नी को, और ये दूसरी पत्नी थी उनकी पत्नी को वहाँ का एक नीरज नाम का मुखिया और सहयोगी मिलकर अपहरण कर लिए थे। उसके बाद ये जो शाही हैं, इन्होंने अपनी ताकत लगा के उसको जो है वो वापस लिया, और जो पुरानी इनके अपहरण की बात है उस पर भी केस दर्ज हुआ है। तो प्रथम द्रष्टव्य जो है वो इसी कारणों से इनकी हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। बिहार के अलग अलग इलाकों में हत्याओं का दौर जारी है, क्योंकि हत्या का मकसद कुछ भी हो, लेकिन इसका सीधा असर तो कानून व्यवस्था पर ही दिखाई देता है। बिहार में कत्लो-गारत के इस सिलसिले को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आपसी रंजिश को सुलझाने के लिए लोगों का भरोसा पुलिस और कानून पर से उठ चुका है। लिहाजा वो कोर्ट और कचहरी के झंझट में न पड़कर बिहार की सड़कों को खून से लाल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर बिहार में ना तो कानून की जरूरत है और ना ही कानून के मुहाफिजों की। अब आप इसे क्या कहेंगे, सुशासन राज या फिर जंगल राज? प्रशासन और शासन को देखना चाहिए जिस रूप में परसों भी रोहित झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी मौत हो गई। अभी 10 दिन पहले मेरे घर के बगल में ही बंगलागढ़ में एक लाश मिली जिसकी हत्या की हुई थी, और आज फिर से हत्या हुई। शासन और प्रशासन को देखना चाहिए जिस रूप में अपराध बढ़ रहा है और बेलगाम है अपराधी, इसको जरूर सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए। सच ही तो है, सरकार और प्रशासन तो न जाने पिछले कितने दिनों से बस देख ही रहा है। आम शहरी, बिजनेसमैन और सियासी नेता एक एक कर मारे जा रहे हैं और बिहार पुलिस और प्रशासन बस देख ही तो रहा है। लेकिन बिहार में फैले जंगल राज या यूं कहें कि बंदूक राज की ये दास्तान बस इसे कत्ल की वारदात पर नहीं रुकती। दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में बदमाश बेखौफ हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके के लोगों को दहशत ज़दा कर रखा है। गया में जीटी रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग पुलिस और प्रशासन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वजह है जीटी रोड से सटे एक खेत से एक नौजवान पिंटू सिंह की लाश का मिलना।
पुलिस के मुताबिक पिंटू सिंह पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी कर रहे थे और घर से कोलकाता जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी लाश मिली। रात में 9:30 बजे वो घर से बाहर निकला है कलकत्ता जाने के लिए, और आधा घंटा में वहाँ से वो गायब हो गया। करीब 10 बजे वहाँ से वो गायब हो गया रोड पर से, घर के सामने से। उसके बाद हम लोग रात को छानबीन किए और सुबह फिर उसका हम लोग को 6:30 बजे डेड बॉडी मिला। पिंटू के घर वालों के मुताबिक पिंटू की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो ऐसे में कौन उसकी हत्या कर सकता है? इसका तो किसी से कोई दुश्मनी था नहीं। हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि इसका कौन दुश्मन था। किसी से इसका दुश्मनी नहीं, सिंपल आदमी था, बैंक में नौकरी करता था। लेकिन बिहार पुलिस के मुताबिक पिंटू सिंह की हत्या इलाके की ही एक महिला स्कूल टीचर के साथ अवैध संबंधों के चलते हुई। इस मामले में भी यही बात सामने आई है कि ये घटना जो है वह जो मृतक हैं उनके एक किसी लोकल स्कूल की लेडी टीचर के साथ अवैध संबंध जो थे, उस कारण उस टीचर के घर वालों पर हत्या करने की बात अभी तक प्रकाश में आई है। पुलिस चाहे केस को सुलझाकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन वो इस हकीकत से कतई मुंह मोड़ नहीं सकती कि बिहार में गन कल्चर और गुंडा राज इस कदर बढ़ चुका है कि वो इस पर नकेल नहीं कस पा रही है। यानी जो जब चाहे किसी भी वारदात को अंजाम देकर कानून का मजाक उड़ा सकता है, और बिहार की ये वो खौफनाक तस्वीर है जिससे बिहार पुलिस के आला अधिकारी भी मुंह नहीं मोड़ सकते, और बिहार के सच से तो जनता के वो नुमाइंदे भी मुंह नहीं फेर सकते जिन पर भरोसा कर बिहार की जनता ने बिहार की सत्ता की चाबी उनको सौंपी थी। 21 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में श्राद्ध भोज में जमीन के विवाद के चलते एक ठेकेदार रामकृष्ण शर्मा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भले ही आपसी रंजिश का था, लेकिन यह वारदात भी बिहार पुलिस के लिए एक सवाल खड़ा कर गई। सवाल यह कि क्या बिहार में गन कल्चर इतना बढ़ चुका है कि लोग आपसी झगड़े भी बंदूक से निपटा रहे हैं, और पुलिस बिहार में बढ़ते इस गन तंत्र को रोकने में नाकाम। हाथों में मोमबत्तियां लेकर बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे ये लोग भी बिहार में फैले जंगल राज पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनकी मांग है कि 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में मारे गए कारोबारी और बीजेपी नेता गुंजन खेमका के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिहार के हाजीपुर में भी वही कहानी दोहराई गई। 20 दिसंबर को एक अज्ञात हमलावर ने इलाके के बड़े कारोबारी और बीजेपी नेता गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे 103 पर दिन दहाड़े 12:30 बजे बदमाश ने घात लगाकर गुंजन खेमका पर उस वक्त कातिलाना हमला किया जब वो अपनी गाड़ी से अपनी फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि गुंजन खेमका पर 9mm पिस्टल से गोलियां चलाई गईं। उन्हें 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गुंजन खेमका मगध हॉस्पिटल, उषा मार्टिन स्कूल और हाजीपुर में एक कॉटन फैक्ट्री के मालिक थे। फैक्ट्री प्रेमाइसिस के अंदर इनका गाड़ी क्रेटा गाड़ी है, तो दूसरा है गेट खोला है गेट कीपर ने। तो जो ड्राइवर जो इनके साथ थे उन्होंने बयान दिया है कि एक आदमी मोटरसाइकिल से पूर्व में ही खड़ा था। जैसे ही आया है तो 3 गोली दागा है। ये इस वक्त गाड़ी में ही बैठे हुए थे और उसके बाद फिर वो अपना मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जानकारी के मुताबिक गुंजन को पिछले 6 महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इसको लेकर गुंजन ने पटना के गांधी मैदान थाने में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उनको गार्ड तक मुहैया नहीं कराया था। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से एक SIT टीम गठित कर दी गई है जो मामले की जांच कर रही है। हाजीपुर की जो घटना है वह बहुत ही संवेदनशील, बहुत गंभीर घटना है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड घटना भी है। यूँ तो हमें बहुत सी लीड्स अभी मिल पाई हैं जो हमारी SIT ऑपरेट कर रही है और हमारी FSL की टीम भी काम कर रही है। पुराने कुछ जो सूचना हमारे पास उपलब्ध हैं उस पर काम चल रहा है। बिहार पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि SIT टीम हर एंगल से इस हत्याकांड की तफ्तीश कर रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुंजन खेमका की हत्या की वजह उनकी 14 बीघा जमीन हो सकती है, जिसको लेकर उनका किसी से विवाद चल रहा था। लेकिन गुंजन खेमका की हत्या के बाद से ही इलाके के दूसरे कारोबारी सहमे हुए हैं। पटना से चल के हम लोग इंडस्ट्री करने आते हैं और ऐसा माहौल रहा तो हम लोग को बहुत ही दुखद है। हम लोग क्यों मतलब यहाँ पे जब जानी पे यहाँ पे नहीं बचेगी हम लोग की, हम लोग क्यों मतलब यहाँ पे बिजनेस करेगा, बिहार में क्यों रहेगा? यहाँ पे लॉ ऑर्डर ऐसा खराब हो चुका है, कोई भी नहीं। अभी तक 2 घंटा हो गए हैं, कोई प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। लास्ट का पोस्टमार्टम हो गया, ना डीएम को मतलब है, ना एसपी को मतलब है, कोई यहाँ पे अभी तक देखने वाला तक भी नहीं है। जिसमें तो ये तो पोजीशन है, लावारिस जैसे छोड़ दिया गया है। आपको बिहार का एक और सच भी बता देते हैं कि बिहार में हर महीने में अपराध को लेकर एक बैठक होती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, साथ में जिले के डीएम, एसपी या तो बैठक में पटना आते हैं या फिर जब जिले में रहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है तो कारोबारी दहशत में। ऐसे में क्या माना जाए? क्या अधिकारियों और खाकी वर्दीधारियों के बीच कई बार हुई बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? लिहाजा अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब नजर आ रहे हैं तो खाकी वर्दीधारी उनके सामने नतमस्तक। आए दिन अगर बिहार की सड़कों पर खून बहेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार और पुलिस पर सवाल तो उठेंगे ही। और पिछले चंद महीनों की हकीकत में भी बिहार की कुछ ऐसी ही डरावनी तस्वीर सामने आई है जहां सुशासन तो छोड़िए, पुलिस और प्रशासन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में कानून की नहीं बंदूक की चलती है? बिहार 90 के दशक में कत्लो गारत का एक ऐसा सिलसिला देख चुका है जिसे याद कर आज भी लोग कांप उठते हैं। लेकिन पिछले चंद महीनों से बिहार में जिस तरह बदमाश बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं, उसे देखकर तो लगता है कि सरकार, प्रशासन और पुलिस तीनों ही इस खतरे को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन बिहार की इस खौफनाक तस्वीर का एक पहलू ऐसा है जिसे देखकर और भी डर लगता है, और वो पहलू है बदमाश के हाथों में गोलियां बरसाती AK-47। शाम ने समूचे शहर से किनारा कशी कर ली थी और रात के आने का ऐलान हो चुका था। छुट्टी का दिन होने की वजह से बाजार में लोगों की भीड़ थी और सड़कों पर आवाजाही कायम थी। और तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा गया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजों को सुनकर जब तक लोग उस तरफ देख पाते जिधर से गोलियों की आवाज आ रही थी, तब तक लोगों को नजर आया कि एक एसेंट कार सड़क पर खड़ी है और उसका रास्ता रोकने वाली मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग वहां से तेजी से फरार हो रहे थे। सड़क पर लोग मौजूद थे, लिहाजा मोटरसाइकिल के वहां से जाते ही एसेंट कार को भीड़ ने तुरंत घेर लिया। और जब लोगों ने अपनी नजरों से देखा तो उनका कलेजा धक से रह गया, क्योंकि कार में गोलियों से छलनी 2 लोग पड़े थे। पहचान हुई पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके ड्राइवर के तौर पर। 23 सितंबर को मुजफ्फरपुर में हुई शहर के मेयर समीर कुमार और उनके ड्राइवर की हत्या ने बिहार को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन इस वारदात का सबसे चौंकाने और डराने वाली पहलू यह था कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया था। यानी बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ में AK-47 की भी एंट्री हो चुकी है। जाहिर है
अपनी तलाश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को किसी ऐसे चश्मदीद की तलाश थी जो उन्हें वारदात की पूरी तस्वीर दिखा सके। हम लोग मैच देख रहे थे, उसके बाद हम लोग देखा क्या कि बम का आवाज़ हो रहा था, पाकिस्तान का विकेट गिरा था, बम का आवाज़ हो रहा था। हम लोग बाहर निकल के देखा तो मर्डर हुआ हुआ। पुलिस की इस तलाश को इस सीसीटीवी ने पूरा कर दिया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में पूरी वारदात को पहले गौर से देखिए। 18:36 पर एक मोटरसाइकिल कैमरे के ठीक सामने खड़ी एक कार के पीछे जाकर रुक जाती है, जिस पर 2 लोग सवार नजर आ रहे हैं। आसपास पहले की ही तरह आवाजाही कायम रहती है। मोटरसाइकिल वहीं खड़ी रहती है और दोनों सवार उस पर बैठे रहते हैं। 7:24 पर सामने की तरफ से कार की हेडलाइट नजर आती है और उस हेडलाइट को देखकर फौरन मोटरसाइकिल सवार हरकत में आते हैं। पीछे बैठा शख्स नीचे उतरता है और तेजी से कार की तरफ बढ़ता है। तभी दूसरा शख्स मोटरसाइकिल को सीधे कार के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। हेडलाइट की रोशनी में दिखता तो नहीं है, बस इतना ही समझ में आता है कि वहां कुछ हो रहा है। इसी बीच एक शख्स कार के नजदीक जाता दिखाई देता है और वहां एक चमक सी दिखती है जो इस बात का अंदाजा दे देती है कि गोली चली है और चंद सेकंड के भीतर ही वो मोटरसाइकिल और वो दोनों सवार वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सरेआम हत्याकांड का खुलासा होते ही पूरे शहर में सनसनी दौड़ गई। बकौल पुलिस, इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू यही था कि पूरी वारदात की बाकायदा पहले रेकी की गई थी। शुरुआती तफ्तीश में यह सच सामने आया कि शहर के पूर्व मेयर समीर कुमार जैसे ही चंदवारा इलाके के एक होटल से निकले, उनका पीछा शुरू हो गया और जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, पीछा करने वाला बाकायदा ऑनलाइन होकर बाइक सवार हत्यारों को हर पल की जानकारी देता रहा और जैसे ही सड़क के इस मोड़ पर मौका मिला, उन पर गोलियों की बौछार हो गई। मौके की तस्वीर से ये तो साफ हो गया कि हत्यारों के इरादे कितने खतरनाक थे। वो किसी भी सूरत में दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आ गई कि इस सनसनीखेज कत्ल की वजह कोई जायदाद या प्रॉपर्टी का झगड़ा है। पोस्टमार्टम से पता चला कि समीर कुमार को 16 और ड्राइवर को 11 गोलियां लगी थी। लिहाजा इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही बदमाशों के हथियार को लेकर पुलिस के माथे पर बल पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वो हथियार किसी भी लिहाज से मामूली नहीं था। AK-47 के बारे में कहा जाता है कि नजदीकी हमले में इससे ज्यादा सटीक और मारक हथियार कोई और है ही नहीं। एक बार ट्रिगर दबाते ही एक ही झटके में महज 1 मिनट के भीतर 600 राउंड तक फायर किया जा सकता है। हल्का वजन और सटीक निशाना इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों की ये पहली पसंद है। लेकिन कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि AK-47 अब बदमाशों की भी पहली पसंद बन चुकी है। इस वारदात के बाद बिहार पुलिस ने सुराग तलाशने के लिए पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया तो उसके सामने कुछ चौंकाने वाले सच आ गए। 12 मई 2018 को पटना के गर्दनी बाग इलाके में दीना गोप की हत्या हुई। सितंबर 2017 में मोतिहारी में AK-47 से ही बिहार पुलिस की एक टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। 18 जनवरी 2017 को मोतिहारी जिले के दयाल इलाके में बदमाशों ने AK-47 से हमला कर इलाके के बड़े कारोबारी चुम्बन प्रसाद को निशाना बनाया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। बिहार में AK-47 का इस्तेमाल नया नहीं है, क्योंकि साल 2000 से ही बदमाश AK-47 से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 2017 में मोतिहारी के सिरसा में 4 लोगों की हत्या। 2017 में मोतिहारी शहर में इंद्रजीत जायसवाल की हत्या। अक्टूबर 2017 सीतामढ़ी में स्कूल संचालक से रंगदारी के लिए AK-47 से बरसाई गई गोलियां।
5 फरवरी 2016 को लोक जनतांत्रिक पार्टी के पूर्व नेता बृजनाथी सिंह की हत्या। 26 दिसंबर 2015 दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या। 2015 में मोतिहारी में ठेकेदार मंटू शर्मा की हत्या। 2006 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास एक इंजीनियर की हत्या। 2001 में पटना में बोरिंग रोड पर बमबारी और AK-47 से फायरिंग। 2000 में हाजीपुर कोर्ट परिसर के बाहर AK-47 से 2 लोगों की हत्या। आज की तारीख में AK-47 बिहार पुलिस के लिए वो सरदर्द बन चुकी है जिससे उसे छुटकारा नहीं मिल रहा है। जाहिर है जिस तरह बिहार में बदमाश हाथों में AK-47 लिए दंदनाते घूम रहे हैं, वो सच डराता ही नहीं बल्कि चौंकाता भी है। और बदमाशों के आगे बिहार पुलिस की लाचारी देखकर तो यही लगता है कि बिहार में कानून की नहीं बंदूक की चलती है। 29 अगस्त 2018 यानी वो तारीख जब बिहार में एक खुलासे ने पूरे देश को दहला दिया था। खुलासा मध्य प्रदेश से बिहार तक फैले AK-47 के काले कारोबार का। लेकिन इस खुलासे का जो सच सामने आया उसे देख सुनकर देश हैरान रह गया था। खुलासा ये कि AK-47 का काला कारोबार करने वाले शातिर खिलाड़ी सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेंध लगा चुके थे और वहां से निकली AK-47 बिहार में बैठे बदमाशों के हाथों में आ रही थी। तारीख 29 अगस्त, जगह बरहत गांव मुंगेर। पुलिस के साथ साथ सेना के जवानों की एक टीम पूरे लाभ लश्कर के साथ मुंगेर के उस इलाके में जा पहुंची जहां हुनरमंद कारीगरों का बसेरा है। इस इलाके का शुमार उन कारीगरों की बस्ती के तौर पर किया जाता है जिन्हें दुनिया भर के किसी भी हथियार की नकल बनाने में हुनर हासिल है। शायद यही वजह है कि सालों से इस इलाके का हर एक घर गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है। कई घरों की तलाशी के बाद पुलिस को 3 AK-47 राइफलें तो मिली जो यहाँ के लिए बेहद मामूली बात थी, मगर बात तब खास हो गई जब ये पता चला कि जो AK-47 मिली है उनका ताल्लुक तो सेना से है। बस खलबली मच गई और बात शीशे की तरह साफ हो गई कि सेना के गोदामों और फैक्ट्रियों में देश के दुश्मनों ने सेंध लगा दी है। इन्होंने छापेमारी करके इमरान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसके बैग से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें 3 AK-47 कंप्लीट सेट है। इसके अलावा 7 ब्रिज ब्लॉक, पिस्टन, स्प्रिंग वगैरह और काफ़ी सारा सामान है इसमें। अब सच सामने देखकर सेना और पुलिस दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इससे ये बात भी खुल गई कि अमन के दुश्मनों के हाथों में अब वो हथियार आ चुका है जो मुल्क की हिफाजत में लगे जवानों के सीने छलनी कर सकता है। सवाल उठा कि आखिर सेना की AK-47 इन छुटभइयों के पास तक कैसे पहुंची। तब तक पुलिस इमरान नाम के इस शख्स को दबोच चुकी थी। पुलिसिया पूछताछ में उसने मुंगेर से जबलपुर तक फैले उस नेटवर्क का खुलासा कर दिया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि AK-47 के काले कारोबार का मास्टरमाइंड सेना से ताल्लुक रखने वाला एक अफसर था जो पिछले 6 सालों से यानी 2012 से इस कारोबार को जबलपुर से मुंगेर तक फैला चुका था। इमरान से पूछताछ हुई तो AK-47 के काले कारोबार से जुड़े सभी किरदारों का कच्चा चिट्ठा भी खुलता चला गया। सुरेश ठाकुर जो जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो में आर्मरर था, यही शख्स खराब पड़ चुके AK-47 को फैक्ट्री से बाहर ले जाता था। पुरुषोत्तम लाल रजक जो आर्मरर के तौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था, ये 2008 तक सेना का ही हिस्सा रहा। इसका काम खराब पड़ी AK-47 को दुरुस्त करना था। शिलेंद्र पुरुषोत्तम का बेटा, इसका काम हथियारों को जबलपुर से निकालकर बाहर ले जाना था। इसमें शिलेंद्र की बीवी भी उसकी मदद करती थी। इमरान जो जबलपुर से पहुंचे हथियारों को मुंगेर में ठिकाने लगाने का काम करता था। रिजवान
सेना का रिटायर्ड जवान जो जबलपुर और मुंगेर के बीच अहम कड़ी था, जिसका काम दोनों टीमों में समन्वय स्थापित करना था। पुलिस ने जिस वक्त बिहार के मुंगेर से इमरान और जबलपुर से पुरुषोत्तम, सुरेश और शिलेंद्र को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उनके पास से कई आधी बनी AK-47, प्रतिबंधित बोर के कुछ कारतूस, राइफल दुरुस्त करने वाले औजार, 6 लाख रुपए नकद, शराब की कुछ बोतलें और 2 कारें भी जब्त की थी। पुलिस की गिरफ्त में है और बिहार पुलिस ने पिछले 3 महीने के दौरान AK-47 मामले में कुल 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा वो 21 AK-47 भी बरामद कर चुकी है। इतना ही नहीं, AK-47 मामले में अब तक पुलिस ने 7 केस दर्ज किए हैं। इनमें से एक केस NIA तफ्तीश के लिए लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक बदमाश बंदूकों की नोक पर बिहार की जनता को दहलाते रहेंगे। ये किस्सा AK-47 का है। और खुलासा उस नेटवर्क का जिसके शातिर खिलाड़ी चंद सिक्कों की खनक के चक्कर में अमन के दुश्मनों के हाथों में ऐसे हथियार पहुंचा रहे थे जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सेना के जवान करते देखे जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकवादी हों या फिर सड़क छाप गुंडे, अब किसी के लिए भी ये AK-47 दूर की कौड़ी नहीं रह गई, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश पुलिस का खुलासा यही था कि अभी तक 70 AK-47 राइफलें अमन के दुश्मनों के हाथों तक पहुंच चुकी थी। अधिकारी होने के कारण इसकी गाड़ी चेक नहीं होती थी और इसका पूरा फायदा उठाता था। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की एक टीम इस पूरे नेटवर्क के तारों को खंगालने के काम में जुटी हुई है और बहुत मुमकिन है कि वो आने वाले वक्त में AK-47 के काले कारोबार पर कोई और खुलासा भी करे।